ऑटोमेटिक एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूँ लीगल शो जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूँ और शेयर करता हूँ इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिटेल या कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस चाहिए तो फिर मेरी एडवाइस है कि आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर दें या आप किसी भी लोकल सॉलिसिटर को जाके मिलें ताकि वो आपको बेहतर एडवाइस कर सके। ये जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है हमने काफ़ी लोगों को अपडेट करते जा रहे थे, स्पेशली फॉर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस या अलाउ टू पब्लिक फ़ंड के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में। लेकिन इस सारी चीज़ों को लिंक करते हुए अभी 30 जुलाई को जो होम ऑफिस ने अभी पब्लिश की एक पॉलिसी, उसके मुताबिक ये क्लियर हुआ है कि उन्होंने ये क्लियर कहा कि जो लोगों ने चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस अलाउड टू द पब्लिक फ़ंड के लिए अप्लाई हो रहा था, ये अगर लास्ट ईयर का देखा जाए तो एवरेज जो मेरे पास फिगर आ रही हैं उसके मुताबिक सिर्फ 600 या 650 अबाउट 700 एवरेज पर क्वार्टर एप्लीकेशन जा रही थी कि हमें पब्लिक फ़ंड अलाउ किए जाएँ। ये क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ये रिपोर्ट बता रही है उसके मुताबिक जो सेकंड क्वार्टर आया है इन 2020 में, जो कि अप्रैल से लेके बाय द जून, वो ये कहते हैं कि इसमें जो एप्लीकेशन आई हैं वो 5665 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं और ये आलमोस्ट 80% 89% एप्लीकेशन जो थी ये इनकी पॉजिटिव हुआ है, अलाउ हुए हैं इनको पब्लिक फ़ंड। और तमाम एप्लीकेशन जो बताया जा रहा है कि 80% से 89% जो एप्लीकेशंस हैं वो 30 डेज़ के अंदर अंदर डिसाइड हुई हैं। ये इसलिए थोड़ा सा बताना, या जो पब्लिश हुई है रिपोर्ट, इसका मतलब ये है कि अगर कोई लोग यहाँ पे रह रहे हैं जो लॉन्ग रेजिडेंसी 10 ईयर्स की बेस की वजह से या बच्चों की वजह के बेस की वजह से, या जो उनको ह्यूमन राइट्स की अंडर ह्यूमन राइट्स यहाँ पे 10 ईयर्स के रूट के ऊपर वीज़ा मिला हुआ है और उनको पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं थे, तो ये कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो इंसेंटिव दिए हैं जो लोकल कम्युनिटी को, उनमें कि ये भी बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखिए, इस हालात में गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई फंडिंग नहीं आ रही, लेकिन वो अपने लोकल रेजिडेंट्स को या अपने जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इवन वो लिमिटेड लीव के ऊपर भी रह रहे हैं, उनको भी किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट देख के आप अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इन्होंने बताया कि एक क्वार्टर में जस्ट विदिन 3 मंथ के अंदर मोर देन 6500 एप्लीकेशन गई हैं कि हमारे पास वीज़ा है, हमें पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं है, हमें पब्लिक फ़ंड अलाउ किए जाएँ। और उन रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 89% एप्लीकेशन जो है वो विदिन 30 डेज़ के अंदर अंदर एक्सेप्ट हो गई हैं या वो उनका डिसीजन आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट है लोकल लोगों के लिए। इसी तरीके से एक और सेकंड चीज़ जो डिस्कस की जा रही थी, ये मैं इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आप देखें तो ये मेरा रिपोर्ट जो छाई हुई है ये उन्होंने 30 जुलाई को पब्लिश हुई, नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, एप्लीकेशन टू चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ लीव। अब एवरेज ये जा रहा था कि ईच क्वार्टर में समथिंग अबाउट 4 to 5 to 600 एप्लीकेशन जाती थी, लेकिन एक क्वार्टर में 5000, जो कि मेरे ख्याल में देखा जाए इस ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। और 89% उसमें उन्होंने कंडीशन एप्लीकेशन को उन्होंने डिसीजन ले लिया है। इसी तरीके से सेकंड सवाल ये था कि जिन लोगों को यहाँ पे विजिटर हैं, अगर उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है तो उनके पास टाइम था कि वो 31 जुलाई तक, अगर ख़त्म वीज़ा एक्सपायर भी हो गया तो तब भी यहाँ स्टे कर लें तो उनको उनके ऊपर कोई इलीगल या ओवर स्टे वाला इशू नहीं आएगा। लेकिन अब वो टाइम उन्होंने 31 अगस्त तक कर दिया है, 30 डेज़ का और ग्रेस टाइम दे दिया है। एज़ फार एज़ आप लोगों ने होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दें कि मेरे पास वीज़ा था, एक्सपायर हो गया लेकिन ट्रैवल अरेंज नहीं हो रहा, आपने सिर्फ नोटिफाई करना है टू द होम ऑफिस को और आपको 1 माह का और ग्रेस टाइम मिल रहा है जो कि 31 अगस्त तक आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। लेते हैं ब्रेक और उसके बाद फिर कॉल का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं फर्स्ट कॉल। जी फरमाइए।
हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। मैं रिजवान बात कर रहा हूँ आपसे। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं जी 2019 से फुल टाइम एम्प्लॉई हूँ राइट। और 20,200 मेरी सैलरी है। अम, अप्रैल से मैं फर्लो पे हूँ। मुझे अभी अपनी वाइफ को पाकिस्तान से स्पॉन्सर करना है। तो राइट। मुझे जो एम्प्लॉयज़ ने लेटर दिया है उसमें ना उन्होंने फर्लो मेंशन नहीं किया, लेकिन वो मुझे जो सैलरी स्लिप्स दे रहे हैं और जो मेरी पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं वो पहले जैसे ही फुल नहीं है। ठीक है, उसमें कोई उन्होंने कमी नहीं की, लेकिन मैं फर्लो पे हूँ। तो पूछना था कि एक तो क्वेश्चन ये है कि वो मुझे एप्लीकेशन पे कहीं ये मेंशन करना है कि मैं फर्लो पे हूँ। और ओके, सेकंड सेकंड क्वेश्चन सवाल ये है क्या आपका? कि सॉरी ओके, सेकंड सवाल क्या आपका मेरे भाई? जी, सेकंड ये है कि जब हम एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो होम ऑफिस उस पे काम तब शुरू करता है कि जब बायोमेट्रिक्स दे देते हैं तब। ओके। काइंडली आप मुझे फ़ोन पे ही आंसर कर दीजिएगा, टीवी नहीं है। ओके थैंक यू, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जो सेकंड सवाल है वो अनफॉर्चुनेटली आपका टोटली रेलेवेंट है। मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता कि कब वो करते हैं। जब आप एप्लीकेशन डाल देते हो तो वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। बट एनीवे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये देखिए सब दोस्तों के लिए बड़ा अंडरस्टैंड करने वाली बात है। जो गवर्नमेंट ने फरलू स्कीम बनाई है उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है कि इन दिस सर्कमस्टांसेस में कि वो अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह दे सकें। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ 80% दे सकते हैं। अब टोटली अप टू द एम्प्लॉयर कि अगर वो उसे काम अब उसको फुल तनख्वाह दे रहा है या 80% दे रहा है। लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि वो काम नहीं करना चाहिए। अगर वो काम कर रहा है तो फिर वो फरलू स्कीम के तहत गवर्नमेंट से फंड्स क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने उसको कहा कि आप घर चले जाओ, काम नहीं है, आप घर में स्टे करें, लेकिन गवर्नमेंट आपको 80% सपोर्ट कर रही है, आप उसको तनख्वाह पूरी देते हो इस कंडीशन पे कि ताकि हम अपना एम्प्लॉय को लूज़ ना करें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए अगर आपको फुल तनख्वाह मिलती रही है और आप उसको पूरे पैसे आपके अकाउंट में आते रहे हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एज़ फार एज़ कि आपकी जो इनकम है वो 18,600 थी, अगर आपने सिर्फ वाइफ को अप्लाई करना है, और अगर डिपेंडेंट हैं तो वो जो थ्रेश होल्ड है उसको पूरा करना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको तनख्वाह पूरी आ रही है तो आपको उसको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स लगा के अप्लाई कर दें और बाकी फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो हेलो, मुझे लगता है कि शायद कॉल ड्रॉप हो जाएगी आपकी मेरे भाई। हेलो हेलो। जी, आप लाइव हैं, फरमाइए आपका सवाल क्या है जी? मेरा सवाल है आवाज़ बिल्कुल नहीं आ 31 मार्च रही। हेलो 2020 को मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो इसके कितने अरसे पहले मैं रिन्यू के लिए भेज। आप शायद फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने बोला कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। अगर तो आप ब्रिटिश नेशनल हैं, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो आपके पास राइट है कि 28 डेज़ पहले या 1 मंथ पहले अप्लाई कर लें, तो आपको नहीं रिन्यूबल नहीं, हो जा। मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। ओके दैसे, अगर आपका ब्रिटिश पासपोर्ट है तो मेरे भाई आपके पास राइट है जब चाहें, लेकिन आप 28 डेज़ या 1 मंथ पहले आप उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ब्रिटिश पासपोर्ट ऑलरेडी है और आप रिन्यूअल के लिए करोगे तो वो नॉर्मल 2 to 4 वीक्स में आपको आ जाता है। तो इसलिए अगर 4 वीक पहले अप्लाई करते हो तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला हो और सिर्फ 1 मंथ रहता हो तो फिर आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अगर कोई ख़ास रीज़न ना हो तो। इसलिए इसमें कोई कंडीशन नहीं है कब अप्लाई करें। आप ब्रिटिश नेशनल हैं, अगर 28 डेज़ पहले चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं जी फरमाइए मैडम। कि मेरे पास है वीज़ा EU वर्क परमिट। ठीक पहले था फैमिली वाला 5 साल का, अब ठीक ये 5 साल का वर्क परमिट। ठीक। तो मैं यहाँ शादी करना चाहती हूँ, तो जिससे शादी करनी है उनके पास वीज़ा नहीं है। उनकी इधर 13 साल की बेटी है, ब्रिटिश। राइट। तो पहले उनकी बेस पर था, लेकिन अब ख़त्म हो गया। अगर मैं उनके साथ शादी करूँगी तो उनका वीज़ा हो जाएगा? अब आपके पास प्री सेटलमेंट है या सेटलमेंट वीज़ा है आपके पास?
EU वर्क परमिट है मेरे पास, पहले फैमिली वाला खत्म हो गया है। सॉरी, EU वर्क परमिट है, पर सवाल ये है कि EU वर्क परमिट आपके पास ब्रिटिश यूरोपियन नेशनलिटी नहीं है। नहीं, मेरे पाकिस्तान की हुई है नेशनलिटी। राइट, ओके। सबसे अच्छा होता, और कोई सवाल आपका है मैडम? सॉरी, आपका और भी कोई सवाल के बस ओनली दिस क्वेश्चन था आपका? सॉरी समझ नहीं आ रही। आपकी मुझे भी आवाज़, आपने कहा था आपके 2-3 सवाल की, और सवाल आपका है? बस आप ये सवाल हाँ जी, पूछिए। बस ये नहीं, बस यही है कि मैं अगर उनसे शादी करूं तो उनका वीज़ा हो जाएगा। राइट, आप थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। मैडम क्या है कि लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर कोई यूरोपियन नेशनल यूके में रहता है तो उसके पास राइट है कि वो अपने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई कर दे। नंबर ये तो एक पार्ट है कि अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं तो यहाँ पे रहते हुए आप अपने पार्ट का अप्लाई करें। अब उसकी आगे कंडीशंस हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये देखना होगा कि जो यहाँ पे जिससे आप शादी करने जा रही हैं, अब अगर उसने कभी पहले कोई अप्लाई नहीं किया या उसके पास पहले कौन सा वीज़ा था, आपने बोला कोई एक्सपायर हो गया या वो डिपेंडेंट था ऑफ द चाइल्ड का, अब वो उससे पे क्यों नहीं कर रहा। बट एनीवे जो आपका सवाल था कि अगर वो पहले उसके पास वीज़ा है एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश चाइल्ड के ऊपर, तो वो स्विच कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। सेकंड, आप कहते हो कि नहीं उसके पास वीज़ा नहीं है, पहले था वो ख़त्म हो गया, अब उसके पास कोई वीज़ा नहीं है, इलीगल है, तो उस पर भी जो यूरोपियन लॉ है वो ये कहता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के पास वीज़ा ना हो और वो यहाँ पे ओवरस्टे हो या इलीगल हो, और अगर वो किसी यूरोपियन से यहाँ पे शादी होती है तो यहाँ पे वो अपने स्टेटस को रेगुलेट कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या आपने अपनी शादी जिससे करवाई या अभी तक नहीं करवाई। शादी और जिसका नहीं मस्ट होगी, और साथ ही साथ आप ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी। आपने बोला कि आपके पास यूरोपियन वर्क परमिट है। आप अगर यूरोपियन नेशनल हैं, दो तरह के होते हैं। नंबर एक तो ये है कि परमिट ये भी हो सकता है कि आप एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन नेशनल हैं, या आपके पेरेंट्स यूरोपियन हैं, आप उसकी डिपेंडेंट हैं और आपके पास यूरोपियन वर्क परमिट हो, या आप खुद यूरोपियन नेशनल हैं। अगर तो आप खुद यूरोपियन नेशनल हैं तो वो आपके बिहाफ पे या आपके डिपेंडेंट पे वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के डिपेंडेंट हैं और आपके पास यूरोपियन नेशनलिटी नहीं है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली जब तक आपके पास सेटलमेंट और सेटलमेंट के बाद आपके पास नेशनलिटी नहीं आएगी तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि रीज़न ये होती है कि जो लोग खुद अपनी फैमिली के, हस्बैंड के, वाइफ के, अपने एक्सटेंडेड फैमिली यूरोपियन के, अगर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट हैं तो वो अपने राइट्स को आगे पास ऑन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका क्योंकि सवाल बड़ा शॉर्ट सा था, थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो मैंने तफसील से बता दिया है ताकि आपको आपके मामले में आसानी हो सके। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने आपसे दो चीज़ें पूछनी है। जी फरमाइए। एक मैंने ये पूछना था कि ये जो लाइफ इन द यूके टेस्ट का है, अभी जो ये करंट सिचुएशन है कोरोना की, उसकी वजह से कोई उसमें चेंजेस आई हैं कि लाइक उसमें कोई नरमी हुई है। और दूसरा ये चीज़ मैंने पूछनी थी क्योंकि मेरे लिए वो टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया लेकिन मैं उसको पास नहीं कर सकी। राइट। और दूसरा ये था कि उसमें एक ये जो है कि अगर आप कोई उसमें मेडिकल रीज़न पेश करें कि लाइक मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, मैं उसकी वजह से उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज नहीं रख सकती। और सवाल क्या? तो उसका ये है कि अगर आप कोई मेडिकल रीज़न पेश कर देते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप जब सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं उस पर क्या कोई इसके आते हैं बाद में? जाहिर सी बात है मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं ये चीज़ें जब आप इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये अब मुझे बस दो रुकिए। चीज़ें हैं, बस दो चीज़ों का मैडम अब सुन लें, आप मुझे समझ लगी आपके सवाल की अभी है। करंट आपका मुझे सवाल समझ लग गया, आप प्लीज़ टीवी पे सुनिए। मैडम देखिए, आपने दो चीज़ें पूछी हैं। नंबर एक तो ये कहा है कि अगर कोरोना की वजह से कोई नरमी आई है, अनफॉर्चुनेटली कोई नरमी नहीं आई, क्योंकि लाइफ इन यूके जो टेस्ट है वो बेस पे बनाया गया है कि जो लोग यहाँ पे इस कंट्री को अपना फ्यूचर में होमलैंड कंसिडर करना चाहते हैं या उसकी इंटेंशन टू बी सेटल इन द यूके परमानेंटली है, तो उनके लिए कम अज़ कम इतनी अवेयरनेस हो कि यूके के कल्चर के बारे में यानी कि हिस्ट्री के बारे में पता हो। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसमें कोई नरमी नहीं आई। लेकिन हाँ, कोरोना की वजह से ये भी स्टॉप था। अब तमाम जो ऑफिस हैं वो खुल गए हैं और अगर आप बुक करना चाहो तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हो। अगर आपने 2-3 दफ़ा दिया, फेल हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एफर्ट करें, होपफुली कि आप पास कर जाएंगी।
जो एग्जाम्पशन की बात करती हो वो उन लोगों को होता है जिनको ये कहा जाए कि अनफॉर्चुनेटली जिसको कोई डायमेंशिया है, उसकी मेमोरी शॉर्ट है, वो मेंटली तौर पे अनफॉर्चुनेटली वो आई एम सॉरी टू से कि वो मेंटली तौर पे इस पोजीशन में है कि उसको कुछ बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप 2, 3, 4, 5 नंबरों से 2-3 दफ़ा रह चुकी हो तो ये रिकॉर्ड है, तो फिर आप इसके अंदर पास कर सकते हो, एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। और मेरे ख्याल में मैं हमेशा दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी पूरी एफ़र्ट करें और इस पर फिर आपको सेटिस्फेक्शन भी होगी कि यस मैंने ये एफ़र्ट की है, मैंने ये गेन किया है और उसके बेस के ऊपर ये मेरी सक्सेस हुई है। तो मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि अगर आप पास कर सकती हैं थोड़ी सी हिम्मत करें। अगर 2, 3, 4 नंबर से आप रह रही हैं तो आप बिलीव कि आप आराम से पास कर जाएंगे थोड़ी सी एफर्ट करने के बाद, और फिर कोई लेटर शेटर लगाने का फ़ायदा नहीं है। अब अगर आपको लेटर लगाते हो डॉक्टर से कि मेरी मेमोरी शॉर्ट है और ये चीज़ अप्लाई करते हो, तो फिर भी ये होम ऑफिस की डिस्कशन पार पे है। नॉर्मली उन केसेस में ये मेडिकल ग्राउंड्स होती हैं अगर कोई बंदा काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हो एज ए डिसेबल और उसकी जो डिसेबिलिटी है वो मेंटल डिसेबिलिटी हो। अगर अल्लाह ना करे किसी के पाँव पे या बाजू पे या कहीं और हो डिसेबिलिटी, तो उसका मेमोरी के साथ कोई मतलब ना हो तो फिर वो भी रेलेवेंट नहीं होता। तो इसलिए मेरी आपको एडवाइस होगी कि कोशिश करें आप खुद एग्ज़ाम पास कर लें। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने मार्च में फ्रेश केस के लिए सबमिशन डाली थी लिवरपूल में, तो अभी कोरोना वायरस की वजह से तो कोई आंसर नहीं आया फ़िलहाल, और नेक्स्ट मंथ जो है ना वो 7 ईयर मेरे पूरे हो रहे हैं। ठीक, तो मुझे थोड़ा सा मशवरा दीजिए क्या करना चाहिए इस। आपने असाइलम क्लेम किया था? बहुत शुक्रिया। सॉरी, आपने असाइलम क्लेम किया था फ्रेश एप्लीकेशन में? जी फ्रेश सबमिशन डाली है। नहीं, सबमिशन मेरे भाई किस चीज़ की, असाइलम के लिए या कोई और? असाइलम के लिए फ्रेश सबमिशन डाली थी लिवरपूल में। और 7 इयर्स आपके यहाँ पे बच्चों के साथ हुए हैं या अकेले के हुए हैं? जी जी मेरे पूरे इंडिपेंडेंट है मेरे बच्चे भी मुझ पे। और उनकी एज 18 साल से नीचे है? हाँ जी। ओके ठीक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। देखिए आप लॉ क्या कहता है आपने डिसाइड खुद करना है। असाइलम का मतलब ये होता है कि आप कहते हो कि मेरी लाइफ को मेरे होम कंट्री में फियर है कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो मैं परसिक्यूट हो जाऊंगा या मुझे किल कर दिया जाएगा। मुझे जो डर है वो पॉलिटिकल पार्टी से है, रिलीजियस पार्टी से है या किसी जेंडर से है। ये आपका क्लेम बनता है अगर आपके पास एविडेंस हो और आप क्लेम करो और उसकी एविडेंस दो। उस पर डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर है वो क्या कंसिडर करता है। जो आपका 7 ईयर्स वाला मैटर है वो होते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है कि आपने लास्ट 7 ईयर्स में यूके में रहते हुए अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है और बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 7 ईयर्स हो गए हैं। बच्चे 2 के वो पैदा अब किसी और कंट्री में हुए थे लेकिन आपके साथ यहाँ पे आ गए और उनको यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो गए हैं और बच्चों की एज 18 साल से कम है या वन ऑफ द चाइल्ड, ये सारे बच्चों की, तो आप उसकी बेस पे यहाँ पे अंडर द 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी आप अपना क्लेम डाल सकते हो। अब इनमें दोनों केसों में जो 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 डिफरेंस है मैं बताता चलूँ। जब आप ह्यूमर्स क्लेम करोगे तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आपके होम कंट्री में आपके ख़िलाफ़ क्या हुआ था या क्या होने का आपको डर है, लेकिन और उसको इस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल भी होता है। और अगर आप कोई एविडेंस देते हो तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी भी होती है या फिर उसका काउंटर जो सेटिस्फेक्शन है फॉर द इमिग्रेशन ऑफिसर वो समटाइम्स सस्पिशियस हो सकती है। लेकिन जब आप बात करते हो यूके के अंदर कि आपने 7 ईयर्स गुजार लिए, उसमें सिर्फ आपने ये साबित करना है कि आप आए थे, बच्चों की 18 साल से कम है, 7 ईयर उनको यहाँ पे हो गए हैं, वापस जाके सेटल नहीं हो सकते और यहाँ पे रहते हुए उन्होंने इस सोसाइटी में, कल्चर में, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अपने आप को इतना इंटीग्रेट कर लिया है कि अब हम इस कंट्री को अपना होम कंट्री कंसिडर करते हैं। और जो तमाम एविडेंस आपने देनी है वो यूके बेस होगी, यहाँ की एविडेंस होगी, बच्चों के स्कूल के लेटर्स होंगे, स्कूल की रिपोर्ट्स होंगी, यहाँ उनके आपके फ्रेंड्स बन गए हैं, फैमिली है, तो ये इसको क्रेडिबल करना, जिसको स्टेब्लिश करना मच बेटर और मच इजी है इंस्टेड ऑफ जो क्लेम के असाइलम क्लेम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं।
नंबर 1। नंबर 2, अभी आपको ये पता नहीं कि असाइलम क्लेम में क्या होने जा रहा है, 50-50 है, 40-60 है, और आपका पहले एक दफ़ा असाइलम रिफ्यूज़ हो चुका है। अब फ्रेश जब करते हो तो फ्रेश एविडेंस में आपने ये साबित करना है कि जो लास्ट टाइम आपने क्लेम किया था उनमें से कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो आप प्रोवाइड नहीं कर सके, या इमिग्रेशन ऑफिसर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली उसने डिसीजन लेते हुए कंसिडर नहीं किया, और ये एक और सेकंड आपका चेक आ जाता है, टेस्ट होता है। इसलिए अगर आप सेवरीज पे जाते हो तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आसान हो सकता है। अब आप देख लें कि अगर आपको लगता है कि असाइलम वाला केस आपका स्ट्रॉन्ग है तो ठीक, बट अदरवाइज़ जो ह्यूमन राइट्स वाला केस है उसको इस्टेब्लिश करना और पुट फॉरवर्ड करना टू द होम ऑफिस ये आसान होगा, और उसके बाद आपके पास राइट है यहाँ पे स्टे करें, यहाँ पे काम करें, और तमाम जो राइट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में देख लें, बट सेवरीज वाला मेरे ख्याल में आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, फरमाइए सर। जी भाई, मेरे 2 सवाल हैं। मैंने ILR लिया था 2013 में, राइट, और उस वक्त मैंने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया था, और उससे पहले मेरा Tier 1 और HSMT। तो क्या मुझे ये एग्जाम अब दोबारा देना होगा नेशनैलिटी के वक्त? ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या? और दूसरा सवाल है, मैंने उस वक्त अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट था अपने कॉलेज की लेटर लिखा हुआ था, जिसमें ये लिखा था कि इंग्लिश में डिग्री पढ़ाई गई। वही लेटर अपने Tier 1 HSMT में भी दिया था, और वही मैंने ILR के वक्त दिया। क्या मुझे NARIC से वो सर्टिफिकेट लेना होगा? ठीक। लाइफ इन यूके जो है वो फॉर एवर होता है। मेरे ख्याल में मैंने कोई देखा नहीं आज तक कि इस पर डेडलाइन हो कि ये जो वैलिड है फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। इसलिए अगर आपने 30 में लगाया था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वही आपके लिए एक्सेप्टेबल है फॉर द नेशनलिटी। सवाल आता लेकिन है, उसका सर्टिफिकेट एग्जिस्ट नहीं करता मेरे पास। वो सर्टिफिकेट उन्हीं के रह गया, और ना मेरे पास कोई रेफरेंस नंबर है। ओके, 2 चीज़ें। फिर एक और सवाल आपने एस्टेब्लिश हो गया। अगर आपके पास लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया था, लगाया था 30 में, आपके पास कॉपी नहीं है, तो फिर मैं आपको एडवाइस ये करता हूँ कि आपको दोबारा पास करना चाहिए। उसकी रीज़न, अब मुझे नहीं पता कि 2013 के रिकॉर्ड में उनके पास शो होगा, कॉपी आपके पास नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, और अगर कहते हो कि भी मैंने जो दिया था डॉक्यूमेंट्स उस पर रिलाई करो, वो इस्टेब्लिश ना हुआ, तो आपकी जो 1300 पाउंड फीस है वो ज़ाय हो जाएगी। अगर उन्होंने कर लिया तो वेल एंड गुड, लेकिन ये चांसेस कम हैं इस पे कि आपने जब क्लेम करते हो तो आपने उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपने प्रोवाइड करनी है। जो भी यूके के अंदर ये इमिग्रेशन लॉ में ये हमेशा एक प्रिंसिपल है कि जो आप क्लेम करते हो उस क्लेम का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या उसका जो प्रूफ है वो आप पे ओनस है कि आप उसको इस्टेब्लिश करो, ना कि हम उसको बोलो कि खुद चेक करो अपने सिस्टम। इनके पास ये टाइम नहीं है। अगर आपने ट्राई करनी वेल एंड गुड, बट मैं एडवाइस करता हूँ कि मच बेटर है कि अगर आपने दोबारा लाइफ इन यूके टेस्ट पास करें और उसको साथ लगा दें। सेकंड सवाल था आपका B1 के लिए। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने पहले कोई लेटर लगाया था और वो भी इसके पास कॉपी नहीं है, अगेन आपको एक लेटर लेना पड़ेगा NARIC के जो आपको डिग्री है इज़ इक्विवेलेंट टू द यूके ग्रेजुएशन, और आपका जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं उससे एक लेटर लेना पड़ेगा कि ये जो मेथड ऑफ टॉट था वो इंग्लिश में था। अब 2 लेटर डिपेंड करते हैं NARIC से फॉर द इक्विवेलेशन के लिए, और मेथड ऑफ टॉट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए। इन 2 लेटरों को लेने में टाइम लगता है, पैसे भी ऑलमोस्ट लेटर के मेरा आई थिंक 89 पाउंड 90 पाउंड कॉस्ट आती है। तो ये दोनों में माशाल्लाह आपने 30 में पास किया तो अभी पास कर सकते हो, और इतनी ही कॉस्ट आएगी कि आप आसान सा काम करें, दोनों टेस्ट बुक कराएं। आजकल सेंटर सारे खुले हैं, 2 वीक में 10 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसको अटैच करें। ये सारे हसल से अपनी जान को ईजी करें। डिसीजन आपका, बट मेरी एडवाइस ये होगी कि आपको दोनों टेस्ट पास करें ताकि आपकी फ्यूचर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा जो क्वेश्चन है, जो इधर 7 ईयर बेस पे डिस्कशन मिला हुआ है, राइट,
उनका एक बेटी काम वो NH में काम करते अप्रेंटिसशिप पे, राइट, अप्रेंटिसशिप काम करता हॉस्पिटल में NHS में, राइट, और वाइफ काम करता है इधर केयर में। ठीक। उनको आगे NHS का देना पड़ेगा पैसा? नहीं, अप्लाई करेगा, 2.5 साल का उनका 10 ईयर के ऊपर का क्या है। अभी ये मैं पूछना क्या उनको देना पड़ेगा? ठीक ठीक ठीक। जो देखिए 7 इयर्स चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी है, ये एक डिफरेंट रूट है। जो एज ए NHS वर्कर्स हैं वो डिफरेंट रूट है। जो IHS की एग्जेम्पशन हुई है, जो अनाउंस कर रहे हैं, वो ये है कि जो लोग NHS के लिए काम कर रहे हैं और अंडर द NHS स्पॉन्सर वो वहाँ से वीज़ा ले रहे हैं, जो कि Tier 2 है, Tier 5 है, वर्क परमिट है, या यहाँ उन लोगों के लिए एग्जामेशन है कि उनको IHS वो एग्जाम्प्ट करेंगे। बट आप काम करते हो NHS के लिए, लेकिन आपको जो सवाल ये है कि आप काम NHS से कर रहे हो, लेकिन आपका जो वीज़ा है वो अंडर द 7 इयर्स चाइल्ड कंसेशन पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको NHS पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी रेमेडीज़ है, आप पूछा जा सकता है, आप लेटर लिख के हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम ये स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या हमें एग्जाम्पशन दे सकते हो NHS के लिए। क्योंकि अब तो ये हो रहा है कि अगर आप के पास 7 इयर्स वीज़ा हो या कोई भी कैटेगरी हो, और अगर आप समझते हो कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप होम ऑफिस की फ़ीस या NHS फीस पे नहीं कर सकते, तो आप अपनी फ़ी वेवर एप्लीकेशन कर सकते हो। उसमें तीनों अगर वो एक्सेप्ट होती है तो आपको तीनों फ़ीस माफ़ होती हैं। आपको होम ऑफिस की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती, आपको NHS पे नहीं करना पड़ता, और आपको जो बायोमेट्रिक की फ़ीस है वो भी पे नहीं करनी पड़ती। अब आपके लिए रिक्वेस्ट ये होगी कि जब आपका एप्लीकेशन ड्यू हो उससे 3 महीने पहले या 90 डेज़ पहले आप एप्लीकेशन करोगे, और उस एप्लीकेशन में अगर आपने सिर्फ एग्जाम्पशन मांगनी है IHS की तो वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि आप पूरी फ़ीस माफ़ करना चाहते हो, आपके हालात फाइनेंशियल ऐसे हैं, तो बिल्कुल पूरी फ़ीस के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। हालात तो ठीक है फाइनेंशियल। ओके, अगर आपने ये कंफर्म भी करना हो कि क्या मैं एग्जेम्प्ट हूँ ऑन द अंडर 7 इयर्स एप्लीकेशन के लिए, मैं IHS नहीं पे करने हैं या नहीं करने, तो ये भी वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो लोग NHS के लिए काम करते हैं और उनके Tier 2 या Tier 5 पे हैं तो उनको एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो अदर एप्लीकेशंस हैं उनको फ़ीस पे करनी पड़ती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मेरा सवाल है, मैं EU नेशनल हूँ, राइट, और मेरे बच्चे पाकिस्तानी पासपोर्ट है मेरे बच्चों के पास, और यहाँ आकर मैंने EU सेटलमेंट स्कीम जो यहाँ निकली है वो मैंने अप्लाई की थी, और दोनों बच्चों की उन्होंने EU सेटलमेंट स्कीम जो है वो इंडेफिनेट वीज़ा सेंड कर दिया है। ठीक, तो क्या मैं 1 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई बच्चों की कर सकता हूँ? आपके पास बच्चे कब से यहाँ पे हैं? बच्चे मेरे भाई कब से यहाँ पे हैं? ओके, मेरा ख्याल आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। होता क्या है कि अगर कोई यूरोपियन UK में रह रहा हो और उसके बच्चे या वाइफ यहाँ पे आएँ उसके साथ डिपेंडेंट, तो वो 5 साल पूरे करते हुए उनके पास राइट है कि वो सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई कर लें। या अगर आपके नेशनलिटी मिलने के बाद बच्चे पैदा हुए हों तो आपके पास राइट है कि वो सेम नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। आपके चेक कर लें कि अगर आपने यहाँ पे 5 साल बच्चों से गुजार लिए तो उनको सेटलमेंट वीज़ा मिल गया है, तो फिर आपके पास राइट है कि बिल्कुल आप 1 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। या सम हो ये भी होता है कि अगर आप यहाँ लॉन्ग टाइम से रह रहे हो और आप नेशनलिटी आपकी ड्यू थी 2 साल पहले ये सेटलमेंट, और आपने लेट अप्लाई की, तो जो लेटर आता है होम ऑफिस से उस पर लिखा आता है कि आपकी सेटलमेंट वाज ड्यू ऑन दिस डेट, तो उससे 1 साल के बाद भी आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। तो ये तीनों शर्तों में देख लें जौन सी आपके लिए रेलेवेंट है उसको फॉलो करना। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी मैं बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप लाइव हैं, सवाल पूछें क्या आपका? जी अच्छा, ये मैं एक्चुअली में 10 ईयर्स रूट में मेरे को BRP कार्ड दिया था वीज़ा। ठीक, तो ये जो 26 जुलाई को जो है ना मेरा फर्स्ट एक्सटेंशन है वो एक्सपायरी होगा, तो मैं 2 जून में जो है ना वो अप्लाई किया था होम ऑफिस में। तो उसका मुझे जो मान लीजिए फीस भी लिया है, फिर वीज़ा का फीस भी लिया है, तो मुझे रेफरेंस दिया है। पर मेरे ये सवाल है कि कितना फिर मेरा क्या दोबारा क्या मुझे बायोमेट्रिक देना पड़ेगा?
फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा और नहीं, और है कि मैं कितना दिन में ये वीज़ा मेरा मिल जा सके? ठीक, पहली बात तो ये है कि आपका ड्यू था जुलाई के एंड में, आपने जून में अप्लाई किया, अच्छा किया, अब वेट करें, एप्लीकेशन चलेगी, फीस उन्होंने आपसे चार्ज कर ली। अब कुछ लोगों को ईमेल आ रही है कि अगर आपने एप्लीकेशन पहले की थी, जो आपके बायोमेट्रिक पहले हुए थे, हम उसको मैच करेंगे, अगर मैच करेंगे तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक लिए आना नहीं पड़ेगा और आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कर दें। अगर आपको मेल जी आएगी तो फिर आपकी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मैच नहीं करते तो दोबारा वो आपको बायोमेट्रिक के लिए कॉल कर सकते हैं। टाइम का मैटर है, नॉर्मली 4 से 5 माह लग रहे हैं, 6 माह लग रहे हैं। आप अब वेट करें, क्योंकि तमाम जो गवर्नमेंट की मशीनरी डिपार्टमेंट सारे हैं वो उन्होंने फंक्शनल हो गए हैं, काम करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में 3 से 4 माह में आपको डिसीजन आपको मिल जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए जी, सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे सलाम। रियाज कुल साहब से बात करनी है। मेरे भाई आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 5 साल का स्टेटस है रेजिडेंट पर बिहाफ मेरी डॉटर इन लॉ है, उसका यूरोपियन वीजा था, मेरे बेटे ने शादी की थी। ठीक ठीक। मेरे और मुझे मेरी वाइफ को वीजा मिल गया था 5 साल का रेजिडेंट। मेरे 3 बच्चे और हैं, जो एक एज थी 12 साल, एक की एज थी 14 साल, एक की एज थी 16 साल। ठीक। तो इन बच्चों को होम ऑफिस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, हम 2 को वीजा दे दिया था, तीनों बच्चों को उन्होंने ह्यूमन राइट्स में डाल दिया था। मेरे बेटे ने अब जो 16 साल का था, इस 1 साल पहले अभी शादी की है, उसको स्टेटस उन्होंने 2.5 साल का दे दिया। मगर 2 मेरी बेटियां हैं, उनको उनकी एज डबल हो चुकी है, मगर अभी तक उनका कोई होम ऑफिस जवाब नहीं दे रहा। इसके बारे में मुझे पूछना था, प्लीज आप मुझे बताएं हमें कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी चाहिए। 16 साल कैसे बेटी एक जी 16 साल वाले ने क्या किया, उसने शादी कर ली है? जी मेरे बेटे ने यहाँ पे यूरोपियन लड़की से शादी की है, तो उसको 2.5 साल का स्टेटस मिल गया। तो मेरी बेटियों का जो है, उन्होंने होम ऑफिस अभी कोई जवाब ही नहीं देता और साइनिंग पे जाते हैं मेरे बच्चे। ओके मेरे भाई, थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए आपने 2-3 चीज़ें 4 इकट्ठी कर दी हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि आपके बेटे की शादी, जो आपकी बहू है वो यूरोपियन नेशनल है, उसके डिपेंडेंट आपने केस डाला, आप हस्बैंड वाइफ को वीज़ा मिल गया और बाकी बच्चों को नहीं मिला, ये आपका सवाल है। देखिए ये बड़ा क्लियर प्रिंसिपल है कि कोई जो यहाँ पे यूरोपियन या यूके में रह रहे हैं, अपने वो यूरोपियन टीचर्स यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके पास राइट है कि वो अपनी फैमिली को, जिसमें उसके वाइफ और हस्बैंड जब बच्चे आते हैं, अपनी इमीडिएट फैमिली जिसमें उसके माँ बाप, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर्स और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर जो कि उसके नेफ्यू, आंटी, आंट या इन लॉज आते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि सबसे पहले वो वेल ऑफ हो, उनके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम हो, सेविंग हो, ताकि वो आपको मेंटेन कर सकें। नंबर 2 उनके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, और थर्ड ये आपकी जो डिपेंडेंसी है वो इस्टेब्लिश हो रही हो। अब सवाल ये है कि आपको एज ए मदर एंड फादर को उन्होंने आपको कंसिडर कर लिया, लेकिन जो बाकी 3 बच्चे हैं उनको कंसिडर नहीं किया। आपने जो बोला कि उनकी एज डबल हो गई है, मुझे नहीं पता कि उनकी एज 30 ईयर बोल रहा है या क्या, किस सेंस में अपने डबल बोल रहा है। अब जो तो केस एक्सेप्ट हो गया, मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। अब आपका सवाल है कि जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्या कर सकते हैं। पहली बात, ये जो प्रोग्राम्स है, ये वीनस टीवी का बहुत शुक्रिया, इनकी मैनेजमेंट का शुक्रिया कि ये चैरिटी बेस पे और सिर्फ एज ए कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कि इसका मकसद सिर्फ आपको ब्रीफ या थोड़ी बहुत ही गाइडेंस देना है। लेकिन अगर आपका कोई केस ऐसा है जो आपको अप्लाई किया वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, या आपका केस कोर्ट में है, उसको कोई फर्दर ड्रिल चाहिए या फर्दर सबमिशन करनी है, या होम ऑफिस के साथ है, तो अगर कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इशू है तो उसके लिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ आप किसी लोकल वकील को जाके मिलें, हमसे मिलना चाहें, मोर देन वेलकम, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका सवाल है ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है और डिटेल्स भी है। मेरे भाई आपको एडवाइस ये होगी कि आप किसी वकील से मिलें, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, और ये सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो इस्टेब्लिश करना कि क्या आपकी दोनों बच्ची हैं, आपकी जो यूरोपियन नेशनल बहू है या आपका बेटा है, क्या उस पर वो डिपेंडेंट हैं, नंबर 1।
नंबर 2, क्या आपके बहू और आपके बेटे के पास इतना सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है कि वो आपके 5 फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर सकें। ये 2 चीज़ें इस्टेब्लिश करनी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ ही कि आप हाउ लॉन्ग आपके यहाँ कंट्री में रह रहे हैं और आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं। अगर ये चीज़ें साबित होती हैं तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन दोबारा भी कर सकते हैं। अब जो भी कोई एप्लीकेशन यहाँ पे होती है स्पेशल फॉर द जॉब इंडिपेंडेंट के लिए, अगर वो रिफ्यूज़ हो जाए तो आपके पास राइट है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उस वक्त पूरी नहीं थी, अब दोबारा आपके पास हैं या आप नहीं लगा सके या उनको दिखा नहीं सके, तो अगर अब आपके पास हैं तब फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हो। उससे पहले एप्लीकेशन पे का या उसके रिफ्यूज़ल का आप भी इस एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए एडवाइस है आप पहले किसी से जाके मिलें वकील साहब को, उसको तमाम केस दिखाएं, एविडेंस दिखाएं, ताकि वो आपको एक बेहतर एडवाइस कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले फिर मैं शेयर करता चलूँ कि जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस या अलाउड टू पब्लिक फंड का इन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली हुई है बड़ी देर से, लेकिन उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन इस साल मार्च अप्रैल में हुई थी, फिर उसके बाद उसको इस्टेब्लिश करते गए। अभी उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि जो एवरेज एप्लीकेशंस हैं वो समथिंग सिर्फ लास्ट 3 मंथ में, अप्रैल, मई और जून में, लास्ट सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020 और समथिंग जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट हुई हैं। उनमें से 2800 से ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई हैं। उन्होंने डिसीजन ले लिया है, जिनमें से अबाउट 2600 एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं। 89% एप्लीकेशन जिन लोगों ने पब्लिक फ़ंड की अप्लाई किया था उनको ग्रांट हो चुका है, और ये बड़ा बिग मार्जिन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एप्लीकेशन है वो विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर डिसाइड हो रही हैं। तो इसलिए अगर आप किसी बंदे का ये हालात हैं कि उसके पास 10 ईयर्स की रूट के ऊपर वीज़ा है, उसको पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं है, हालात ऐसे हैं कि जॉब नहीं है या फाइनेंशियल उनको हार्डशिप आ रही है, तो उनका राइट है, इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं। आपके फ्यूचर वीज़े पे या फ्यूचर एप्लीकेशन पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। आप होम ऑफिस को तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहे हो कि मेरे फाइनेंशियल हालात ये जा रहे हैं, मुझे पब्लिक फ़ंड दो ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ और उसके बाद मेरी एक्सटेंशन ड्यू मैं एप्लीकेशन कर सकूँ। तो इसलिए अगर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन्होंने कॉल किया साल का शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूज़डे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।